हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम प्री एक्लेम्पशिया का नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। तो जो हमारे पेशेंट है वो है प्री एक्लेम्पशिया, उन्हें प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, 140 mHg। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है उनका, और डायस्टोलिक भी। इस वजह से उन्हें प्री एक्लेम्पशिया हो जाता है। एक कंडीशन होती है प्री एक्लेम्पशिया, एक होती है एक्लेम्पशिया। एक्लेम्पशिया में उनको फिट भी आते हैं, सीजर की प्रॉब्लम होती है, जो कि प्री एक्लैम्पशिया का कॉम्प्लिकेशन होता है। उसके बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये ट्रीट ना किया जाए या फिर ये सीवियर हो जाए अगर प्री एक्लैम्पशिया तो। अब हम लोग इसमें देखेंगे पेशेंट का डेमोग्राफिक डाटा आपको लिखना है, जैसे कि सभी एनसीपी में हम लोग लिखते हैं इस तरह से। तो पूरा आप लिख लेना पेशेंट की फ़ाइल से, और उनका एडमिशन का डेट, ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। उसके बाद उनकी मेडिकल हिस्ट्री आप लोग लिखोगे, यानी कि प्रेजेंट में उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, चीफ कंप्लेंट्स क्या है। तो ये देख सकते हो आप। जो प्रेजेंट हिस्ट्री होती है, मेडिकल हिस्ट्री और चीफ कंप्लेंट्स, वो सेम ही आप लिख सकते हो, क्योंकि जो पेशेंट की मेजर कंप्लेंट्स है जिस वजह से वो एडमिट हुआ है वही उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है। तो उसकी जो हमारा पेशेंट है वो एक तो है ओल्ड प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट है, वॉज एडमिट मैटरनिटी वार्ड में एडमिट हुए हैं। हॉस्पिटल का नेम लिख देना है आपको जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। डेट वगैरह लिखोगे, उनके वीक्स कितने हो गए हैं वो आप लिख ऐड करना है आपको। साथ में बताना है कि उनको CVF प्री एक्लेम्पशिया की प्रॉब्लम है। उसके बाद साथ में ये भी चीज़ें इसमें कुछ दी गई हैं कि उनकी कंप्लेंट मेन क्या थी। तो उनको एपिगेस्ट्रिक पेन था, पेन इन एपिगेस्ट्रिक रीजन, ठीक है। डिजीनेस थी उनको, मतलब डिजीनेस में क्या था, नींद सी आती रहती है। और उसका स्किन का कलर आपने लिख लिया, पेल है, फेयरी लुक है। और बीपी कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, देखिए मैंने तो बताया था आपको 140 mHg से ज़्यादा हो जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी होता है, 80-90 से अबव हो जाएगा, लेकिन इनका तो बहुत ही बढ़ गया। तो सीवियर है ये जो कंडीशन है सीवियर है, 180/110 mHg। और बाकी डिप्स्टिक पॉली यूरिया, सॉरी, प्रोटीन यूरिया ऑफ +2। इसमें क्या होता है, डिप्स्टिक एक टेस्ट होता है जो कि प्री एक्लेम्पशिया में किया जाता है, यूरिन का होता है ये, जिसमें कि पता लगाया जाता है, एक स्टिक होती है उसके थ्रू ये टेस्ट होता है। और इनका अडीमा की प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। हेडेक है, और विजुअल ब्लरिंग यानी उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा है, ये भी हो गया। उनका मेडिकल हिस्ट्री, तो ये तो कुछ नहीं है, ये नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद ये वाला है प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री उनकी, कि उनका प्रीवियसली क्या प्रॉब्लम उनको थी वो हम बताएंगे इसमें। पहले जो प्रॉब्लम उन्हें थी, तो कोई हॉस्पिटलाइजेशन नो है इनका, नो फैमिली बैकग्राउंड भी नो है। एंड उनका जो पहले उन्होंने एंटीनेटल विजिट किया था, ठीक है, प्री नेटल यानी कि विजिट, उसमें भी उनका बीपी ठीक था, ऐसा कोई इतना इंक्रीज नहीं था, ये देखिए। और थर्ड विजिट, फर्स्ट और सेकंड विजिट का तो उन्होंने ये बता दिया, थर्ड विजिट का भी आपने थोड़ा सा बता देना है। तो इसमें हमारा जो पेशेंट है उनका बीपी थोड़ा सा, उनका स्लाइटली इंक्रीज हो गया था, 140/90। और प्रोटीन यूरिया का भी बताया गया है। एडीमा लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब यानी कि जो जैसे टांगे हैं, पैर हैं, उसमें स्वेलिंग उनको थी, एडीमा है। तो ये भी हमने लिख लिया। ये भी कंटिन्यूशन में ही है प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री का, तो ये भी लिख लीजिए, जिसमें कि उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। वाइटल साइंस के बारे में बताया गया है। तो ये 2 बार आ गया है, ये हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद उनके वाइटल साइंस और टेस्ट जो हुए हैं, टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो हम बताएंगे पेशेंट के। तो इसमें देखिए पेशेंट का हमने डेट वाइज इसमें चेकअप किया है, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं वाइटल्स हैं वो देखे गए हैं, जिसमें कि बीपी है, टेम्परेचर है, पल्स रेट है, रेस्पिरेशन है, ये सब चीज़ें आ जाती है। SpO2 होता है, सेचुरेशन कितना है उनका ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में, ये हो गया। और उसी तरह से नेक्स्ट डेट का भी दिखाया गया है, तो आप अपने पेशेंट का चेक करोगे, ठीक है। आपका मैटरनिटी वार्ड में जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगी है, गायनी वार्ड में आपको पेशेंट रिसीव होगा, तो आपको ये चेक करना है। और मैटरनल नर्सिंग का ये नर्सिंग केयर प्लान है, हाँ ये भी आप सुन लीजिए। जिस भी ईयर में आपको मैटरनल नर्सिंग का सब्जेक्ट होता है OBG का, तो आपको ये वाला एनसी बनाना ही पड़ेगा।
फिर ये टेस्ट की रिजल्ट्स हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट है इसमें टेस्ट के। ये हीमोग्लोबिन है, हीमेटोक्रिट है। तो हीमोग्लोबिन उनका आया है 12। प्लेटलेट्स भी लिख दिए गए हैं। तो प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 1 लाख से 4 लाख तक होते हैं। 1,50,000 से 4 लाख तक होते हैं। तो ये भी हमने थोड़ा सा उनका डिक्रीज है। ये देखो 1 लाख है। बिलोबिन का लेवल लिख दिया। जो जो उनके टेस्ट हुए हैं वो सब आप उनकी फाइल से देख सकते हो। ये देखो यूरिन एनालिसिस का भी हुआ है पेशेंट का टेस्ट। अल्ट्रासाउंड भी हुआ है उनका। 5th मंथ में तो हो ही जाता है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड भी हुआ है जिसमें कि जो जो फाइंडिंग्स थी वो उसमें लिखी हुई हैं। फीटल की हार्ट रेट बताई गई है। ये भी आपको नॉर्मल कितनी होती है बतानी है, ठीक है। 140 से 160 होता है जो कि फीटल होता है। और ये सब कुछ हमने बता दिया है यहाँ पे क्या क्या उनका था। जो भी फाइंडिंग्स हुई है ना, फाइंडिंग्स जो अल्ट्रासाउंड में मिली है वो हमने इसमें लिख लेनी है। बाकी यूरिन एनालिसिस का भी बताया गया है जिसमें कि क्रेटिनिन है, प्रोटीन है। उसके बाद है नर्सिंग ऑब्जर्वेशन। तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे जो भी ऑब्ज़र्व हम पेशेंट को करते हैं वो लिखा है। तो जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ। तो पेशेंट को हमने जनरली ऑब्ज़र्व किया तो देखा कि वेल ग्रूम्ड यानी अच्छे से पेशेंट अपने आप को ग्रूम करके रखते हैं। ग्रूम क्या होता है? सजना संवरना और अच्छी ड्रेसिंग सेंस होना। या फिर अच्छे, जैसे कुछ लोग बड़े गंदे होते हैं, पेशेंट्स होते हैं बड़े अनहाइजीनिक होते हैं। तो वो चीज़ इसके अंदर हमने लिखी हुई है कि पेशेंट हमारा जो है वो काफ़ी क्लीन है। मेंटल स्टेटस उसका लिख लिया है जिसमें कि द पेशेंट इज़ अलर्ट, कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि कॉन्शियस है पेशेंट हमारा, अनकॉन्शियस नहीं है, डिसऑरेंट नहीं है। और एक चीज़ इसमें आपको ना इसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन भी और जो पेशेंट की मेडिकेशन है वो भी ऐड करनी है, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे अपने नर्सिंग केयर प्लान्स में वीडियोस बनाई हैं जिसमें कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कैसे बनाते हैं बताया है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में मैंने तो फ़ोटोज़ भी शेयर करी थी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की। तो ज़रूर आप देखना। वो तो आप लोग आराम से ऐड कर लोगे, आसान होता है। जो मेन चीज़ होती है वो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। आप और वीडियोस देखोगे तो आपको सिर्फ नर्सिंग डायग्नोसिस बताएंगे, पूरा फॉर्मेट कोई नहीं दिखाएगा। पहला डायग्नोस हमारा ये है कि रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्लेम्पशिया रिलेटेड टू सीवियर प्री एक्लेम्पशिया। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि प्री एक्लेम्पशिया की जो कंडीशन होती है वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है फिर बाद में उसका एक्लेम्पशिया, यानी कि इस वजह से एक्लेम्पशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका बीपी बहुत इंक्रीज़ है एज एविडेंस बाय बीपी। आप देख ही सकते हो। तो ये सब हमने बता दिया पहला डायग्नोस। उसके बाद है दूसरा डायग्नोस, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम related to increased fluid intake as evidenced by edema and frequency urination। तो इतना भी आप लिख सकते हो, इतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि उन्हें एडिमा हो रहा है तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है, फ्लूइड है बॉडी में वो इंक्रीज़ है, बढ़ा हुआ है, इसीलिए एडिमा बॉडी में शो हो रहा है। और साथ ही इसमें लिखा गया है रिलेटेड टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक भी ज़्यादा है उनका जो कि जब बॉडी से नहीं आउट होता तो इस वजह से स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा हो जाता है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस का है नेक्स्ट रिलेटेड टू हाइपरटेंशन। तो ये हो गया आपका थर्ड डायग्नोसिस। 3 डायग्नोस आपके ये बन जाएंगे। देन 5 डायग्नोसिस है हमारे पास। नेक्स्ट स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ बर्थ प्रोसेस। तो इसमें क्या है, पेशेंट को घबराहट होगी, ठीक है, एंग्जाइटी होता है इसमें, तो जिस वजह से उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है एज एविडेंस बाय पेशेंट कंप्लीट शी इज स्लीप। पेशेंट ने ये कंप्लीट किया कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। फिर है फेयर रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। ये तो सबके साथ ही देखा गया कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसे अपनी बीमारी से, ट्रीटमेंट प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है, डर लगता है, ठीक है। और पेशेंट को तो हमारे बीपी ही इतना ज़्यादा इंक्रीज़ है, इस वजह से भी वो घबराए हुए हैं। फिर हमने जो एक डायग्नोसिस को एक्सप्लेन कर लिया है, तो ये डायग्नोस कौन सा एक्सप्लेन किया गया है, फर्स्ट वाला हमने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट डायग्नोस आप देख सकते हो,
एक्लेम्पशिया का रिस्क था जिसमें, तो वो डायग्नोस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया, जिसमें कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा हम लिखेंगे। हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है डिक्रीज़ करना है बीपी को, ठीक है। फिर इंटरवेंशन बनानी, कैसे कैसे डिक्रीज़ करेंगे पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है, तो मेडिकेशन प्रोवाइड करना है उन्हें, जिसकी मैग्नीशियम एमजी से 4 देना चाहिए, मसल रिलैक्सेंट होता है ये। तो लास्ट में इवेलुएट कर लेना है जो जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए या उसका बीपी कम करने के लिए, वो चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग। उसके बाद फ्लूइड वॉल्यूम वाला डायग्नोस हमने बनाया था, तो उसके लिए ये उसके लिए आप ये वाला देख सकते हैं, टू डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि उन्हें स्वेलिंग हो रही है बॉडी में, उसके लिए ये हम एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीट। फिर उसके लिए एक्टिविटी इंटॉलरेंस का बनाया था जो हमने, उसके लिए हमने यहाँ पर ये कॉलम बना के एक्सप्लेन कर लिया है। इसमें क्या एक्टिविटी इंटॉलरेंस में कि एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा है एक्टिविटी को नॉर्मल करना है पेशेंट की, और वो कैसे कैसे करेंगे उसके लिए इंटरवेंशन बनाना है। इम्प्लीमेंटेशन भी आपको लिखना पड़ेगा, बीच में एक और कॉलम यहाँ पे आएगा, वो तो आप लिख ही सकते हो। लास्ट में इवैल्यूएशन, समझने के लिए बहुत है, ये वीडियो से आप समझ सकते हो कैसे कैसे बनेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा भी आपको ऐड कर लेना है, ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है तो आप लोग ज़रूर लिख लेना उसे भी, कि जो हम लोग जो मेडिकल पर्सनल है, जो मेडिकल स्टाफ, वो उसने क्या ऑब्जर्व किया, नर्स ने क्या ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंडर आएगा। फिर उसके बाद है स्लीपिंग पैटर्न, जो पेशेंट का डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसके अंडर भी हमने बना दिया सब्जेक्टिव डाटा कि पेशेंट ने कहा कि उनकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो रही, इरेगुलर हो रही है। ऑब्जेक्टिव डाटा भी आप बना लेना, जिसमें कि आप लिखोगे कि आई ऑब्जर्व कि जो हमारा पेशेंट है उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है। पेशेंट स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब, इस तरह लिख लेना एक्सेप्ट। और फिर गोल है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो उनका नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न करना है, हमको मेंटेन करना है स्लीप को पेशेंट की, और इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए जो इंटरवेंशंस हैं वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अवॉइड डे टाइम स्लीपिंग, ऐसे भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, अवॉइड डे टाइम स्लीपिंग, ताकि रात को उन्हें अच्छे से नींद आ जाए। बाकी उनको वेंटिलेशन होना चाहिए रूम में, थोड़ा सा शांति भी होनी चाहिए, ताकि शोर शराबे से बहुत ज़्यादा वो होता है ना, नींद डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये भी होगा इसके अंदर। कुछ कुछ चीज़ें तो आप खुद ही बना के लिख सकते हो, बहुत आसान होती है कि कैसे कैसे स्लीप के लिए हम कर सकते हैं। कुछ उन्हें मैगज़ीन या कुछ न्यूज़पेपर दे देना है पढ़ने के लिए कि रीड कर लो आप। बुक्स पढ़ने से भी काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, इंड्यूस होती है। और लास्ट में हमने इवैल्यूएशन कर लिया, बीच में आप इंटरवेंशन लिख लेना, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर लिख लेना, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इसी की तरह बनती है जैसे हमारी इंटरवेंशन होती है, तो उसमें हम लोग डन कर देते हैं अपने सारे ही प्लानिंग्स को परफॉर्म कर देते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। फिर है उनका जो फियर है उसको हमको कम करना है। ये डायग्नोस हमने बताया था मैंने आपको कि पेशेंट को फियर है, सो उसके लिए भी डायग्नोस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है पेशेंट का नर्सिंग केयर एंड मैनेजमेंट, वो भी हम लोग लिख लेंगे। तो इसके बाद आप ये चाहे मत लिखो, आप हेल्थ एजुकेशन लिख सकते हो, इस चीज़ को अवॉइड करके आप स्किप कर दो, चाहे लिख लो। हेल्थ एजुकेशन जो है वो ज़रूरी होती है, नर्सिंग डायग्नोसिस को लिखने के बाद, पूरा एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेशेंट को। तो हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें पेशेंट को बोलना है कि जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो आपको लेनी है, ठीक है। और लाइट एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं, रेस्ट करना है, बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। और बाकी जो आप देख सकते हो इसमें इम्यूनाइजेशन के लिए गाइड करना है, चिल्ड्रन के इम्यूनाइजेशन के लिए बताना है, ब्रेस्ट फीड के बारे में बताना है। यही चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं मैटरनल नर्सिंग वाले एनसीपीज़ में। और काउंसलिंग प्रोवाइड करी हुई है इसमें, पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग, ये सब कुछ बताया हुआ है, देखिए। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में भी अब उनको गाइड करना है। फिर ये है इसमें लास्ट में कुछ चीज़ जो कि है रिकमेंडेशंस फॉर चेंजेस ऑफ द करंट केयर प्लान। तो ये तो इसकी तो इतनी नीड नहीं है, आप हेल्थ एजुकेशन के बाद बिब्लियोग्राफी लिख सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।